नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, जहां हम लाते हैं आपके नौकरी, अधिकार और सरकारी फैसलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना पर शिक्षा विभाग को 50,000 जुर्माना। हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा आदेश। बार बार न्यायालय आने के लिए मजबूर करने और अदालत के निर्देशों की अवहेलना करने पर शिक्षा विभाग को लगाया जुर्माना। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने विभाग के कड़े रवैये पर जताई नाराजगी, बताया इसे अहंकार का मुद्दा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को 50,000 रुपए जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने पाया है कि विभाग ने बार बार दिए गए निर्देशों की अनदेखी करते हुए कर्मचारियों को नियमित करने से इनकार किया, जबकि वह इसके लिए पूरी तरह से पात्र थे। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी को बार बार न्यायालय आने के लिए मजबूर करने और अदालत के निर्देशों की अवहेलना करने पर शिक्षा विभाग को 50,000 रुपए जुर्माना लगाया है। अदालत ने उक्त राशि 4 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को भुगतान करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने विभाग के इस रवैये पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे अहंकार का मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि जब याचिकाकर्ता लगभग 20 वर्षों से बिना किसी बाधा के काम कर रहा है और उसे सरकारी खजाने से वेतन मिल रहा है, तो उसकी नियुक्ति को नियमों का उल्लंघन मानकर नियमितीकरण से इनकार करना पूरी तरह से अनुचित है। न्यायालय ने पाया कि विभाग ने बार बार दिए गए निर्देशों की अनदेखी करते हुए कर्मचारियों को नियमित करने से इनकार किया, जबकि वह इसके लिए पूरी तरह से पात्र थे। अदालत ने प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की सेवाओं को 2013 से यानी प्रारंभिक नियुक्ति के 7 साल पूरा होने के बाद नियमित करने का आदेश दिया है। यह प्रक्रिया 28 जून 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत 4 सप्ताह के भीतर पूरी की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता 23 जून 2006 से नाहन कॉलेज में दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने चौकीदार, स्वीपर जैसे विभिन्न चतुर्थ श्रेणी के पदों पर लगातार सेवाएं दी। याचिकाकर्ता ने सरकार के नियमितीकरण नीति के तहत अपनी सेवाओं को स्थायी करने के लिए आवेदन किया, लेकिन उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता को अपने अधिकार के लिए कई बार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। 16 अक्टूबर 2020 को उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने विभाग को याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया था। निर्देशों का पालन न होने पर एक बार फिर अदालत ने 4 अप्रैल 2024 और 11 दिसंबर 2024 को अपने फैसलों में यह स्पष्ट किया कि अगर याचिकाकर्ता नियमितीकरण के मापदंडों को पूरा करता है तो उसे नियमित किया जाना चाहिए। इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी विभाग ने 8 जनवरी 2025 को आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसकी प्रारंभिक नियुक्ति नियमों के अनुसार नहीं थी। याचिकाकर्ता ने इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे न्यायालय ने रद्द कर दिया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने पाया कि विभाग ने बार बार दिए गए निर्देशों की अनदेखी करते हुए कर्मचारियों को नियमित करने से इनकार किया, जबकि वह इसके लिए पूरी तरह से पात्र थे। अवमानना याचिका पर शिक्षा सचिव को हाईकोर्ट में तलब होने के आदेश। याचिकाकर्ताओं का आरोप, अदालत के आदेश के बावजूद नहीं किया जा रहा है नियमित। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका में शिक्षा सचिव राकेश कंवर को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन पेश होने के आदेश दिए हैं। आरोप लगाया गया है कि अदालत के आदेश के बावजूद याचिकाकर्ताओं को नियमित नहीं किया जा रहा है, जबकि उनसे कनिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नत किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जब याचिकाकर्ताओं को नियुक्त किया गया था, उस समय भर्ती नियमों में अनुबंध नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी अनुबंध नियुक्ति को नियमित नियुक्ति घोषित करने के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया, लेकिन विभाग की ओर से फैसले को लागू नहीं किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार इस मामले में दोहरा रवैया अपना रही है। उन्होंने एक समान अन्य मामले का हवाला दिया, जिसमें 18 अगस्त 2025 के एक कार्यालय आदेश के तहत यह माना गया था कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम 2024 ऐसे मामलों में लागू नहीं होता है। याचिकाकर्ताओं के मामले में इसी अधिनियम का हवाला देकर नियमितीकरण से इनकार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में कार्यरत पूर्णिमा कुमारी और अन्य की एक अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अदालत के आदेश के बावजूद नियमित नहीं किया जा रहा है।
जबकि उनसे कनिष्ठ जूनियर कर्मचारी को पदोन्नत किया गया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने यह आदेश पूर्णिमा कुमारी और अन्य की एक अवमानना याचिका पर शिक्षा सचिव को हाईकोर्ट में तलब होने के आदेश दिए हैं। शिक्षा सचिव राकेश कंवर को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन पेश होने के आदेश दिए गए हैं। ओपीएस को लेकर सरकार ने सदन में दिया जवाब। कितनों को मिली ओपीएस, कितना हो रहा है ओपीएस पर खर्च? डॉक्टर जनकराज भरमौर और श्री लोकेंद्र कुमार आनी विधायक ने पूछा था यह सवाल। ओपीएस को लेकर सदन में पूछे गए सवाल पर माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में जवाब दिया है। आइए जानते हैं उन्होंने सदन को ओपीएस के बारे में क्या बताया है। लेकिन पहले जान लेते हैं कि डॉक्टर जनकराज भरमौर और लोकेंद्र कुमार आनी के विधायक ने आखिरकार क्या प्रश्न पूछा था। दोनों विधायक ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछा था, जिसका पहला भाग ये कहता है कि क्या यह सत्य है कि वर्तमान में प्रदेश की आर्थिक स्थिति प्रतिकूल होने के कारण कई विभागों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के वितरण में देरी हो रही है। यदि हाँ, तो ऐसी स्थिति में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को पुनः लागू करने हेतु धनराशि का प्रावधान किस स्रोत से किया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में ओपीएस से कितने सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं, विभागवार एवं श्रेणीवार ब्यौरा दे। इसी के साथ तीसरा सवाल पूछा गया था कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में हिमाचल की आर्थिक वृद्धि दर 6.7% अनुमानित होने के बावजूद वित्तीय संकट क्यों जारी है। और अंतिम प्रश्न पूछा गया था कि ओपीएस की बहाली से प्रदेश पर कितना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है तथा इसे संतुलित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। डॉक्टर जनकराज भरमौर व श्री लोकेंद्र कुमार आनी द्वारा आर्थिक स्थिति के बारे में पूछे गए अतारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या 1291 का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में राजस्व घाटा अनुदान यानी कि आरडीजी में अत्यधिक मात्रा में कमी की गई है, जिस वजह से वर्तमान में सरकार की आर्थिक स्थिति प्रतिकूल हुई है। परंतु प्रतिकूल आर्थिक स्थिति के बावजूद भी सरकार वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के वितरण में कोई देरी नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को पुनः लागू करने हेतु धनराशि का प्रावधान राज्य की समेकित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया है कि वर्तमान समय में 1,17,000 कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का विकल्प चुना है और 1365 कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस का विकल्प ही चुना है। तीसरे सवाल के जवाब में सरकार ने बताया है कि राज्य ने अपने संसाधन सीमित होने के कारण प्रदेश सरकार को बजट के माध्यम से किए जाने वाले खर्चे के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश की केंद्र पर निर्भरता और अधिक बढ़ी है, क्योंकि जीएसटी में प्रदेश द्वारा लगाए जाने वाले बहुत सारे सब्सिडी किए गए हैं। हमारे राज्य को जीएसटी लागू होने से वित्तीय हानि हुई है, जिसकी भरपाई केंद्र द्वारा प्रथम 5 वर्षों तक की गई, परंतु 1 जुलाई 2022 से ये बंद हो गई है। इसके अतिरिक्त 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी कि आरडीजी की राशि, जो कि प्रथम वर्ष 2020-21 में 11,431 करोड़ रुपए थी, आगामी वित्तीय वर्ष में तीव्र गति से कम होकर अंतिम वर्ष 2025-26 के लिए 3,257 करोड़ रुपए ही रह गई है। इस प्रकार जीएसटी के लागू होने तथा आरडीजी में कमी होने की वजह से सरकार की वर्तमान वित्तीय स्थिति प्रतिकूल हुई है। अंतिम प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया है कि ओपीएस की बहाली से लगभग 5,000 सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों के पेंशन आदि पर अभी तक अनुमानित खर्चा लगभग 1,500 करोड़ रुपए है। अतिरिक्त वित्तीय बोझ को संतुलित करने के लिए सरकार बेहतर वित्तीय प्रबंधन और अतिरिक्त संसाधनों से राजस्व जुटाने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार से सदन में सरकार द्वारा ओपीएस पर पूछे गए प्रश्न का ये जवाब दिया गया है। हिमाचल के लिए अगले 4 महीने आर्थिक आपदा के अब साल के अंत दिसंबर तक सिर्फ 300 करोड़ ऋण लेने की बचेगी लिमिट। वेतन और पेंशन को प्रति माह चाहिए 2,800 करोड़। ऋण चुकाने के लिए हर महीने देने पड़ते हैं 800 करोड़।
7,000 करोड़ के लिमिट में 6700 करोड़ रुपए अब तक लिया जा चुका है ऋण। राज्य सरकार की नजर अब एडिशनल बोरोइंग पर। केंद्रीय बंदिशों के चलते हिमाचल प्रदेश में अगले 4 महीने तक आर्थिक आपदा का खतरा रहेगा। राज्य की सुक्खू सरकार अब इस साल के अंत तक यानी दिसंबर महीने तक सिर्फ 300 करोड़ रुपए का ऋण ले पाएगी। राज्य सरकार की सालाना कर्ज लेने की लिमिट 7,000 करोड़ है। इसके तहत अब तक सरकार 6,700 करोड़ रुपए का ऋण ले चुकी है। इस कारण अब 300 करोड़ ही शेष लिमिट को 31 दिसंबर 2025 से पहले किसी भी समय लिया जा सकता है। इस वित्तीय सुनामी के बीच हिमाचल प्रदेश के लिए सितंबर से लेकर दिसंबर तक अगले 4 महीने आर्थिक संकट के बादलों से बुरी तरह घिरे रहेंगे। मौजूदा समय में सरकार को प्रतिमाह करीब 2800 करोड़ रुपए वेतन और पेंशन के लिए चाहिए। इसमें वेतन के लिए 2000 करोड़, पेंशन के लिए 800 करोड़ रुपए, पहले लिए गए कर्ज के ब्याज की अदायगी के लिए 500 करोड़ रुपए और कुल कर्ज का मूलधन चुकाने के लिए 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहती है। उल्लेखनीय है कि इसके अतिरिक्त भी राज्य सरकार के करोड़ों के रूटीन खर्चे हैं। यही कारण है कि 300 करोड़ के ऋण के अलावा अब राज्य सरकार को अपने स्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व पर निर्भर होना पड़ेगा। हालांकि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से एडिशनल बोरोइंग पर हरी झंडी मिलने की पूरी उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के कारण केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ के अतिरिक्त ऋण की लिमिट पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट का हवाला देते हुए पिछले 3 सालों से रोकी गई ऋण की इस राशि को जारी करने का आग्रह किया है। हालांकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि एडिशनल बोरोइंग जारी होने के बाद भी प्रदेश के लिए अगले 4 महीने घोर आर्थिक संकट वाले होंगे। 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है कर्ज। 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है कर्ज। इस तरह 1500 करोड़ रुपए लेने के बाद हिमाचल प्रदेश पर करीब 1,01,575 करोड़ रुपए कर्ज हो जाएगा। यानी अब प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्ज चढ़ चुका है, जो भविष्य के लिए सुखद हालात नहीं है। प्रतिकूल हालात के कारण ही राज्य सरकार कर्मचारियों को 15 मई 2025 से 3% डीए देने की घोषणा पर आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।